बातचीत पर और ऑर्गेनाइजर में छपे उस संपादकीय पर और विपक्षी एकता की बैठक हो रही। विजय जी, विपक्ष एक बड़ी मीटिंग कर रहा है पटना में, क्या ये एक बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए? दूसरा, जो कि स्वयं भयानक अंतर्विरोधों से भरा हुआ विपक्ष है, तो जो बार बार ये कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि 1-on-1 करने की सोच रहे हैं, ये कितना बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है और इससे निपटने के लिए क्या वो रीच आउट कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी हर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसकी चिंता भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और उसके साथ साथ कोर्स करेक्शन भी उसको लेकर करती है। तो ये कहना कि अब हम बता रहे हैं, विजय त्रिवेदी बता रहे हैं या वाजपेयी जी बता रहे हैं कि विपक्ष की एकता की बैठक हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ये हमारी वार्निंग की उनको जरूरत नहीं है। वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और बहुत सीरियस एफर्ट नहीं भी हो तो भी एक बड़ा स्टेप है। 2014 से 2023 तक आते आते विपक्ष की एकता की जो कुछ भी कोशिश की जा रही है वो पिछले 9 साल में सबसे मजबूत कोशिशों में से। बहुत सारे अंतर्विरोध हैं और इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये सब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, मतलब आज की तारीख में नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तमाम कोशिशें कर रही है, उसकी चिंता है और उसका पहला कारण नतीजा आप देख सकते हैं कि वो रीच आउट कर रही है अपने उन दलों के साथ जिन्हें उन्होंने बिसरा दिया था, भूल गए थे। अकाली दल फिर से याद आ रहे हैं, आपको याद हो तो बड़ा मसला है कि जिस पर काम किया जा सकता है। शिवसेना को लेकर भी उसकी चिंता है, जेडीयू वहां पर नहीं है उनके साथ तो उसकी भी बड़ी चिंता है। और अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की संगठन को लेकर बड़ी बैठकें हुई हैं और बहुत सारे फेरबदल, बहुत सारे बदलाव आप अगले 15 दिनों में देख सकते हैं कि क्या बदलाव किए जाएंगे। तो वो रीच आउट के लिए ही लगातार कोशिश की जा रही है किस तरह से बदलाव किया जाए, संगठन के भीतर भी, संगठन के बाहर भी। अपने जो दोस्त हैं, ये जो 22-23 दल, 20 दलों के बाद 25 दल, सो कॉल जो 25 दल है ना, वो 25 दल कोई है नहीं, उसमें 5-7 दल हैं। अभी तो पूरी 303 पे ही सरकार चला रहे ना, लेकिन जब जरूरत पड़ी आपको तब आपने 25 दल बताए, जिस दिन 20 दल विपक्षी दल एकजुट हुए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर कोशिश कर रही है और अब ये फिर वो इमेज बनाएगी जो अभी तक एक व्यक्ति की या एक पार्टी की सरकार थी, वो फिर से एनडीए की सरकार होगी। पिछले 9 साल में आपको याद आया कि ये एनडीए की सरकार थी, तो अब ये एनडीए की सरकार बन रही है फिर से। तो उसका मतलब है कि छोटे छोटे भी कोर्स करेक्शन किए जाएं और सब लोगों को जोड़ा जाए ताकि एक ज्वाइंट एफर्ट जैसा लगे और देश में काम उस तरह से हो। जहां तक विपक्ष का मसला है वो अंतर्विरोधों से है ही, लेकिन आप देखें कि किस तरह की कोशिश हो रही है। आज फिर से इस पर चर्चा होती है, कोई कहता है कि जयप्रकाश नारायण नहीं है, कोई कहता है हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है और अंतर्विरोध भी है और कोई बड़ा लीडर भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप यदि पिछली हमारा इतिहास देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो जब भी ज्वाइंट विपक्ष होता है, विपक्ष एक साथ होने की कोशिश करता है, तो बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो 77 हो, वो 89 हो या 2004 हो। ये जो 1-on-1 का फार्मूला है कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो, ये 1989 का फार्मूला है। वीपी सिंह ने ये फार्मूला दिया था और उसने 404 एमपीज वाली कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया था। हालांकि उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे और ये सारे फैक्टर मिलकर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, ऐसा आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक चिंता का विषय हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर लगातार कोशिश कर रही है। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। मैं एक बात फिर से जोड़ना चाहता हूं, जो दूसरे हमारी जो सेकंड रंग लीडरशिप की बात हुई, मैं सेकंड रंग लीडरशिप सेंट्रल में ही नहीं कह रहा हूं। सेकंड रंग लीडरशिप का मतलब है जो हमारे रीजनल लीडर्स हैं वहां कमजोर है। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है, 12-14 राज्य हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वहां पर कोई रीजनल मजबूत लीडर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब साउथ को आप छोड़ देंगे, साउथ का एक्सक्यूज दे सकते हैं वाजपेयी जी की, नहीं साउथ में कभी नहीं थी। बिहार में क्या हुआ? बिहार में 25 साल में आपके पास एक पार्टी का लीडर नहीं हुआ और इसलिए आप सरकार नहीं बना पाए। करेक्ट। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में पिछले 50 साल से आप लगातार काम करते रहे, हिंदू को लेकर, हिंदी को लेकर तमाम, लेकिन पार्टी का कोई लीडर वहां नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि 30 साल आप शिवसेना के साथ इसीलिए जुड़े रहे कि वहां पर कोई लीडरशिप मजबूत नहीं थी। तो जहां पर भी सेकंड रंग की या रीजनल लीडरशिप जब मजबूत होगी, और ये बात संजय जी की ठीक है कि सेकंड रंग की या रीजनल जो लीडरशिप है उस पर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कोई इंदिरा गांधी की तरह से दबाव नहीं डाल रही। शिवराज जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, योगी जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं वहां पे परंपरा नहीं थी, रिवाज बदल गया, राज बदल गया कर्नाटक में, तो उत्तर प्रदेश में तो राज बदला ना, रिवाज बदला ना, दोबारा आ गए। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कोई है? एक मजबूत लीडर था, उसने दोबारा ले आए। और ये भी सच बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स एड ऑन होते हैं।
यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा, एक कहानी बता देता हूँ कि एक किसान को भूख लगी हुई थी। उसकी पत्नी जो है उसे खाना खिला रही थी। उसने 5 रोटी खिलाई, 7 रोटी खिलाई, 8 रोटी खिलाई, 10 रोटी खिला दी, लेकिन किसान का पेट नहीं भरा। फिर उसने 11वीं रोटी उसको खिलाई तो किसान का पेट भर गया। तो किसान बीवी पर नाराज हुआ कि ये रोटी पहले क्यों नहीं खिलाई तूने। वैसे वो 11वीं रोटी है ना 10 रोटी के बाद ही आती है, और 11वीं रोटी से पेट भरता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ये 10 रोटियां कब पूरी होकर 11वीं बनती है। हाँ, वो 11वीं अलग से कोई रोटी होती नहीं है जो पेट भर दे। नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत अच्छी कहानी, बड़ा मर्म है इसमें, समझ रहे होंगे लोग। अभय दुबे जी, क्या मोदी हटाओ के सिर्फ एक नारे पर विपक्ष ये जंग जीतने की तैयारी कर रहा है? देखिए, ये है कि जो सत्तारूढ़ निजाम है वो क्या एक लीडर आधारित है? अगर वो एक लीडर आधारित होगा और वो बार बार उसी नेता के ऊपर जोर देगा तो जाहिर है कि विपक्ष की जब पेशबंदी होगी तो उस नेता के खिलाफ होगी। जैसे अब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान थी कांग्रेस में, उनके सामने सब बौने नजर आते थे, तो इंदिरा गांधी की निरंकुशता को खत्म करो। तो ये भी तो पूछेगी कि क्यों हटाओ। इसमें एक अंतर्निहित सवाल है कि क्यों हटाओ। जी? मोदी हटाओ के नारे के साथ जब आप जाएंगे, मतलब विपक्ष जाएगा, तो उससे ये भी तो लोग पूछेंगे क्यों हटाना है। तो वो तो देखिए, एक और हम बात बता दें। हाँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की एकता का बैरोमीटर क्या है। विपक्ष की एकता का बैरोमीटर एंटी इनकम्बेंसी का प्रतिशत है। अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी तो विपक्षी एकता तेजी के साथ में, फुर्ती के साथ में, मजबूती के साथ में, स्थायित्व के साथ होगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी कम होगी या साधारण या मामूली किस्म की होगी जो 5-10 साल में जमा हो ही जाती है, लेकिन उसको पलटा जा सकता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी इस किस्म की होगी तो विपक्षी एकता भी मजबूत नहीं होगी। और जब एंटी इनकम्बेंसी मजबूत होगी तो जनता ये नहीं पूछेगी कि आप मोदी क्यों हटाओ, जनता भी कहेगी हाँ मोदी हटाओ। तो वो तो तब एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, सरकार विरोधी भावनाओं का स्तर क्या है, क्या जनता सरकार हटाने के मूड में है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में जो सर्वे आते थे उन सर्वे में साफ दिखता था कि एंटी इनकम्बेंसी 47%, 50%, 52%, 55% के स्तर की है। तो साफ दिखाई पड़ता था कि जनता बोल रही है सरकार हटाओ, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने भी अपनी कोशिशें की होंगी और की हैं, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल गया। अगर कोई और विपक्षी होता तो उसको लाभ मिल जाता। तो विपक्षी एकता होगी, कितनी होगी, मजबूत होगी, प्रभावी होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी जी के खिलाफ जनता के समाज में, जनता में, वोटरों के बीच में क्या माहौल है। ये इस दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। संजय जी, काट क्या है और क्या वाकई इतनी एंटी इनकम्बेंसी है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये संजय जी से पूछा मैंने। अच्छा, नहीं, ये मैंने मुझे नहीं लगता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या भाई विपक्ष की अगर पैरामीटर यही है कि इसी आधार पे एकता बनेगी बड़ी, तो है क्या संजय जी? देखिए, इस समय में नहीं है। और जिस मोदी ब्रांड की हम बात करते हैं ना, उसको समझने के लिए जरूरी है कि जिस मोदी ब्रांड की हम बात करते हैं, जो हिंदुत्व और बाकी चीजें हैं, मोदी ब्रांड एसेंशियली कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है डिलीवरी। वो जो लास्ट माइल डिलीवरी है ना, कि जिसमें डीबीटी के या बाकी माध्यम से पैसे आ जा रहे हैं या बाकी जो बदलाव हो रहा है, ये मैं यहाँ बैठ करके नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जो फील किया है, इसलिए वो मोदी ब्रांड जो है सस्टेन कर रहा है और अभी भी आगे भी सस्टेन करने की पूरी की पूरी अभी जो सिचुएशन है उसमें पूरा असर है। मुझे कहीं से कोई शक, संशय, सुबह उसमें लगता नहीं है कहीं से भी। दूसरी चीज ये है कि अगर जब आप इस तरह के ब्रांड को चैलेंज करें, जिसे अगर आप मोदी ब्रांड कह रहे हैं, उसके पूरे मूल में सिर्फ एक चीज है, हेट, मतलब मोदी हेट्रेड जो है वो जाकर के समाहित होता है। उसको आप अलग अलग नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खात्मा, इंस्टीट्यूशंस का खात्मा, डिक्टेटरशिप और बाकी न जाने क्या क्या। तो ये तमाम चीजें आप कहते हैं और सब ये चीजें कहने के बाद महंगाई और बेरोजगारी, 2 शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और वो जनता इस तरह से, आप जब वो बात करते हैं तो देश की जनता उस चीज को समझती है और जो नतीजे जो आते हैं, जो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी का बैरोमीटर होता है, एक्चुअल वो अभय जी से ही कह रहे हैं, कुछ चीजें हमें चुनाव के पहले समझ में आ जाती हैं। जो लोग वहां पे घूमते हैं, फिरते हैं या वहां के लोगों से आप बात करते हैं, स्वयं जाते हैं या किसी पे इतना भरोसा होता है कि उसकी वहां की रीडिंग सही है, तो आपको समझ में आ जाती है।
कुछ चीजें नतीजे के साथ पता चलता है जहां काफी क्लोज एक सिचुएशन। बच गई बात पटना में जो बैठक हुई। देखिए पटना की बैठक जो है, मतलब नीतीश कुमार खुद उनके लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है 2-3 मायने में। उनके हालांकि ललन सिंह कल है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट तो वहां कोई नहीं है, कैंडिडेट तो एस डी देवगौड़ा भी नहीं थे, कैंडिडेट तो आई के गुजराल भी नहीं थे, कैंडिडेट तो वीपी सिंह भी नहीं थे, तो कैंडिडेट तो चंद्रशेखर मतलब एक लिखा पढ़ी में वो उस समय में चाहते थे कि उनका वो प्रधानमंत्री हो जाए, कैंडिडेट कोई नहीं होता। मोदी जब आए तब वो एक चीज हुआ कि वो बता करके आए कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे और पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के रूप में उनको इंडोर्स किया गया। तो कैंडिडेट होना नहीं होना, या मनमोहन सिंह कौन से कैंडिडेट थे, ये अलग बात है। मूल में क्या है कि नीतीश कुमार की अपनी छवि, अपनी विश्वसनीयता अपने राज्य में काफी कम होती जा रही है। तो लगातार जिस तरह से वो चेंज कर रहे हैं, आपने एक बार अकेले लड़ा तो 2 जीत करके आए, इस विधानसभा में देखिए वो तीसरे नंबर पे हैं, काफी उनकी संख्या सिकुड़ गई। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं वो तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के जाते हैं, ताकि जो सपोर्ट बेस है उसमें ये मैसेज जाए, पर्टिकुलरली एमवाई में, कि तेजस्वी यादव साथ में है तो उनके वोट जो है वो जेडीयू को ट्रांसफर हो जाए, तो उनके नंबर रिस्पेक्टेबल हो। नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी वो मतलब जिस तरह से एनवॉय हो करके मल्लिकार्जुन खड़गे के, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी हो करके बाकी प्रदेश में जा रहे थे, तो एक उड़ीसा में क्या हुआ हमने देखा। आज की डेट में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह का वो वार प्रतिवार चल रहा है बंगाल को लेकर के, वो सबके सामने है। केजरीवाल जिस वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे, केजरीवाल लॉक स्टॉक बैरल कांग्रेस का वोट दिल्ली में खा करके और यहाँ पे मतलब सत्ता में काबिज है पिछले 9 साल से। ये जो चीज अगर आप देखेंगे तो विपक्षी एकता ठीक है, वन कैंडिडेट वन कंस्टिट्यूएंसी, ये परिकल्पना है। ये परिकल्पना कितने दूर तक साकार होगी मुझे समझ में नहीं आता। एक बड़ी समस्या संजय जी आपने यूपी में जिस समय हुआ, हाँ, पिछले चुनाव में सबसे उसका सार्थक रूप पिछले 2019 के चुनाव में यूपी में दिखा, जहां जो थिंकिंग था सपा बसपा का साथ। और संजय जी आपने एक बड़ी बात की तरफ इशारा किया है, और वो इशारा एक्चुअली विपक्षी एकता में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कांग्रेस ने ये एक मैसेजिंग, एक नैरेटिव मुसलमानों के बीच में पहुंच गया है कि मैं हूं आपका खेवनहार, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये सब गुस्साए घूमते रहते दाएं बाएं, क्योंकि वहाँ कौन अपनी सेंधमारी कराएगा। मैं क्यों शेयर करूँगा आपसे अपना वोट बैंक। अभी वो बंगाल में एक चुनाव जीत गया था कोई आदमी, उसने सुना फिर ज्वाइन भी कर लिया ममता बनर्जी को, पता नहीं क्या हुआ उसमें। प्रेम कुमार जी, ये